इसको रुकवाने के लिए अपने हिस्सेदारी की बात शुरू कर देंगे, उस दिन सरकार ज़मीन पा जाएगी और इस तरह की समस्याओं का अंत हो जाएगा। मुझे लगता है इसमें कोर्ट में उलझने की बजाय इस पे बाकायदा संसद के अंदर पहले तो सरकार, केंद्र की सरकार अध्यादेश लेकर आए और फिर 6 महीने के अंदर उसे संसद में कानून के रूप में बनाना पड़ेगा और साथ में रिजर्वेशन को आर्टिकल शेड्यूल 9 में डाल दिया जाए, ताकि बार बार का जो कोर्ट में लड़ना पड़ता है, बार बार जाना पड़ता है, कोर्ट के परिधि से परे हो जाए, कोर्ट इसमें इंटरफेयर ना कर पाए। आपको लगता है कि वर्तमान में जो सरकार है ये दबाव में ऐसा कर लेगी कि विधेयक भी ले आए? ये केवल तब करेगी जब आने वाले 4 राज्यों में SC ST OBC के लोग मिलकर सरकार को हरा दें, क्योंकि ये दबाव के सामने झुकेंगे, अदरवाइज उनकी तो मनसा ही है कि आपस में झगड़ा पैदा हो। क्या ये भी संभव है कि 9 बेंच की जजों को ये इसकी अपील की जाए? नो, अब हम नहीं कर सकते। हम सुप्रीम कोर्ट में ही हम पटिशन डाल सकते हैं कि इसको और लार्जर बेंच के सामने, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने रेफर किया जाए। मतलब यही था कि सुप्रीम कोर्ट में भी अपील डाली जाए कि पहले तो इसको स्टे किया जाए। नहीं, मुझे लगता है कि हमेशा के लिए झगड़े में पड़े रहने से बेहतर है सरकार इसको फैसला करे और इसको नवीन सूची में डाले, तभी रोज रोज के झगड़े से बचा जा सकता है। सर, क्या कारण है कि एक जख्म ठीक नहीं होता है, उससे पहले दूसरा जख्म दे दिया जाता है? क्या थर्मामीटर लगा के ये शेड्यूल कास्ट का क्या चेक करना चाहते हैं? एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, कारण ये है उन्होंने देश के सारे सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियों को बेच दिया है, रिजर्वेशन को लगभग उन्होंने ख़त्म कर दिया है, ठेकेदारी प्रथा वो ला चुके हैं, एजुकेशन को इतना महंगा कर दिया कि लोग पढ़ ही ना पाएँ। ठीक है, तो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, ताकि वो प्रोग्रेसिव और डेवलपमेंट के बारे में ना सोच पाएँ, अपने हक अधिकार ना मांग पाए, इसलिए उनको किसी न किसी ऐसे मसले में लड़ाई रखना चाहते हैं, उलझाए रखना चाहते हैं। जैसे बाबा साहब की प्रतिमा और कुछ और महापुरुषों की प्रतिमा हटा के एक साइड में लगा दी, अब पूरा समाज प्रतिमा वापस लगवाने का आंदोलन करे। अब ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, अब पूरा समाज इस जजमेंट के खिलाफ जाए, उस पर आंदोलन करे। कभी वो फिर एट्रोसिटी एक्ट में बदलाव करेंगे, फिर हम सड़कों पर आएँ। यानी कि इसका मतलब ये एक बहुत बड़ी साजिश है। जातिगत मानसिकता वाले लोग, ऐसे सत्ताधारी लोग हमें हमारा ध्यान प्रोग्रेस से भटका के, डेवलपमेंट से भटका के किसी चीज़ों में उलझाए रखना चाहते हैं। अब हमें समाज को इतना समझदार होना पड़ेगा कि कैसे इसी चीज़ को हैंडल किया जाए, और हम लोग छोटे इशूज़ में उलझने की बजाय अपने प्रोग्रेस के बारे में, अपना हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और तमाम क्षेत्रों में, यहाँ तक कि प्राकृतिक संसाधनों में भी हमें बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। जिस दिन हम इस हमारी जो हकमारी हो रही है इसमें, इसको रुकवाने के लिए अपने हिस्सेदारी की बात शुरू कर देंगे, उस दिन सरकार ज़मीन पा जाएगी और इस तरह की समस्याओं का अंत हो जाएगा। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, पंजाब के अंदर लगभग 36 से 38% शेड्यूल्ड कास्ट है, जो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है। उसी वोट बैंक से घबरा के उनमें आपस में झगड़ा पैदा करने के लिए पंजाब की सरकार ने ऐसा फैसला लिया था। EWS वाला रिजर्वेशन में अब तक जो IAS बने, अगर उसमें देखेंगे, अगर 100 IAS पिछले 4 साल में बने हैं, तो 74 IAS केवल ब्राह्मण बने हैं और 12 IAS ठाकुर बने हैं। तो लेकिन उस EWS के ऊपर आप देखेंगे कभी कोई सरकार या कोई कोर्ट इस पर नहीं बोलेगी, क्योंकि मकसद कुछ और है। मकसद सरकारों का अनुसूचित जाति जनजाति की चूँकि संख्या की वजह से कुछ लोग डरे हुए हैं, वो उनमें आपस में फूट डालो और शासन करो वाली नीति, जिसको अंग्रेज़ों की नीति कहते थे, बेसिकली अंग्रेज़ों की नीति नहीं है। ये हज़ारों साल से हमारे अपने देश के अंदर, हमारे अपने देश में कुछ जाति विशेष ने लोगों को समाज में अनेकों जातियों में बांट दिया, और वो बाकायदा देश के सारे संसाधनों पर काबिज है, सारी ऊंची पदों पर काबिज है। ये झगड़ा पैदा करने की साजिश है। आपने बिल्कुल सही कहा, इससे तो एक गृह युद्ध वाली, कलेश वाली स्थिति, आपसी कलह वाली स्थिति पैदा हो जाएगी, और इससे सरकारों को बचना चाहिए। और सरकारें अगर राजनीति को फ़ायदा उठाने के लिए ऐसा करती भी हैं, तो कम से कम SC ST OBC के लोगों को इतनी समझदारी बरतनी होगी कि एक दूसरे को साथ लेकर, एक दूसरे की बात को सुनते हुए इस लड़ाई से मिलजुल कर लड़ना होगा। और आपको पता होगा कि 19-20 मार्च 1927 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने महाड़ के अंदर चौधार तालाब आंदोलन किया, तो वो भी इसलिए किया था ताकि अंग्रेज़ों को ये बता सकें कि देखो, आपकी सरकार आने के बाद भी आज भी अछूत समाज के लोग सार्वजनिक तालाब से पानी नहीं ले सकते। और साथ 1930 के अंदर कालाराम मंदिर नासिक में जो किया आंदोलन, वो भी इसलिए किया था कि अगर हम इंसान हैं तो आपकी सरकार आने के बाद हमें इंसानियत का दर्जा मिलना चाहिए था। आज भी हमें मंदिर प्रवेश पर वर्जित किया रखा है, हमें नहीं घुसने दिया जाता। तो ये सब इसलिए किया ताकि अंग्रेज़ों की आंखें खोल सकें। और उसके बाद जो 1930, 31, 32 जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन के अंदर हुई, उसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर गए और उन्होंने पूरे भरी संसद के बीच वहाँ अपने तर्कों के माध्यम से अंग्रेज़ सरकार को इस बात को मानने के लिए मजबूर कर दिया
कि अगर आप माइनॉरिटीज़ के लिए, सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए, मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे रहे हैं तो फिर देश में अछूतों को क्यों नहीं। अंग्रेज़ सरकार बाबा साहेब के आर्ग्यूमेंट के बाद कन्विंस हुई और कन्विंस होने के बाद उन्होंने कम्युनल अवार्ड घोषित किया 1932 में, आई थिंक 18 अगस्त 1932 को। जैसे ही कम्युनल अवार्ड घोषित हुआ उसके बाद गांधी जी अनशन पर बैठ गए और हालात ये हुए कि गांधी जी की स्थिति बिगड़ती चली गई और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को धमकियाँ मिलने लगी कि अगर गांधी जी इस अनशन में मारे गए तो आपके पूरे कौम को कत्लेआम कर दिया जाएगा। और बाबा साहेब पे इतना दबाव बन गया कि अगर गांधी जी मर गए और मेरे पूरे समाज का कत्लेआम कर दिया तो मैं ये सेपरेट इलेक्शन लेके क्या करूँगा। मजबूरी में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को समझौता करना पड़ा और गांधी और बाबा साहेब जी के बीच में एक समझौता हुआ 24 सितंबर 1932 को, जो पूना पैक्ट के रूप में याद किया जाता है। कुछ लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं लेकिन हम लोग उसको एक बुरे दिन के तौर पर देखते हैं, क्योंकि बाबा साहेब ने कहा था कि आज मैं ये पूना पैक्ट पर समझौता करने से मेरा मन इतना दुखी है कि जी करता है कि मैं बिजली के खंभे से चिपक के अपनी जान दे दूँ। क्योंकि वो जानते थे कि सेपरेट इलेक्टोरल जो छिन रहा है इसके बदले में जो रिजर्वेशन मिल रहा है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन, इससे जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि संसद के अंदर जीत के जाएंगे, विधानसभाओं में जाएंगे, वो लोग अपनी पार्टी के गुलाम होकर रह जाएंगे। वो देखिए इसमें क्या है, इसमें अभी कमेटियाँ बैठेंगी, वो सारी चीज़ का बहुत सारे क्राइटेरिया बनाए जाएंगे। उस क्राइटेरिया में हम इसको निर्धारित कैसे करेंगे, तो वो अभी कोई चिंता की बात नहीं है। जब अगर कोई इस तरह का बनेगा तो उसके खिलाफ फिर जाया जा सकता है। तो हमारे लिए देखिए लीगल रास्ता तो हमेशा खुला हुआ है ना। अब ये मामला आया है, इसके खिलाफ भी रिव्यू पिटीशन डाली जा सकती है। समाज से क्या अपील करना चाहोगे जो भाई? हाँ देखिए, ठीक है, समाज से तो मैं बिल्कुल एकदम हाथ जोड़ के अपील ये करना चाहता हूँ कि भाई ये जो मेरे प्रति, जैसा कि मेरे प्रति जो है जितनी प्रेम और लगाव जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह जितने भी लोग थे सब में था, और इस फैसले में जो एक फ़ोटो की वजह से जो थोड़ा सा मनमुटाव जो पैदा हो गया है वो आप दूर कर लें। मैं इस पिटीशन में पिटिशनर नहीं हूँ और इस फैसले में ऐसा कुछ नहीं। देखिए फ़िलहाल 565 का पेज का है, पूरा मैंने भी नहीं पढ़ा है, लेकिन मोटा मोटी ये कह सकते हैं इसमें ऐसा कोई खतरे की बात नहीं है कि भाई ये सब कुछ को बाहर निकाल दिया जाएगा। और जैसे क्रीमी लेयर का, तो वो क्रीमी लेयर तो देखिए आर्थिक व्यवस्था जिसकी बेहतर है उसे निकाला जा सकता है। हाँ, आज भी हमारे बहुत सारे लोग हैं जो अपने बच्चों के कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए, और वो इतने अमीर भी नहीं है लेकिन अपने बच्चे कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट ही नहीं लगाते। तो ऐसा हम कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन चूँकि अभी एक ही हफ्ता भी नहीं हुआ है, एक ही हफ्ता हो गया शायद, मंगलवार के दिन ही आया था, हाँ कल हो जाएगा। तो इतना जल्दी इस पे आशंकाएं जायज़ हैं, लेकिन आशंकाएं ना की जाएं। और अगर कोई बनता है, अगर ऐसी आशंका, मतलब आशंका सिद्ध हो जाती है तो उसके खिलाफ कोर्ट में जाया जा सकता है। इससे अगली बेंच में रिव्यू पिटीशन में भी जाया जा सकता है। और जो है हम जो है एक अपील हमारी ये भी है कि 9 अगस्त को जो बाबा साहब की मूर्ति जो वहाँ से डिस्प्लेस की है, वो हमारी भावनाओं का, हमारी आस्था का मामला है। इसमें सभी लोग उपस्थित हो, हम भी जा रहे हैं वहीं पे, जंतर मंतर पे जंतर मंतर पे हम वहीं उपस्थित रहेंगे, वहीं मिलेंगे।